हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर जैसे कि गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर जो डिवाइसेस थी, उसी तरह का ये भी डिवाइसेस है। इस डिवाइस के द्वारा हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और ईएमएफ को कैलकुलेट करते हैं। साथ में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को भी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इसका यूज बहुत कम होता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यूज मापता है पोटेंशियल डिफरेंस में। अगर बात करें तो वोल्टमीटर के द्वारा हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते थे, इसके द्वारा भी पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट करता है, लेकिन इसका यूज बहुत कम होता है क्योंकि इसका यूज करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। सर्किट किस तरह का होगी, कैसे ये वर्क करेगा, इसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। क्लियर? तो पहली बात कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या कि पोटेंशियोमीटर इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस which used measure potential difference with length of wire, वायर के लेंथ के अकॉर्डिंग हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट करते हैं। पोटेंशियोमीटर इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच यूज मेजर पोटेंशियल डिफरेंस विथ लेंथ ऑफ वायर। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियोमीटर is very sensitive instrument for used compare of EMF and calculation of internal resistance of cell। अब थोड़ी सी हम बात अगर करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, we know that V इक्वल टू I और R। एक और चीज जानते हैं, और ऐसे भी कभी कभी लिखते हैं EMF, मतलब कि ऐसे EMF इज इक्वल टू, EMF है ये, इसको EMF लिखते हैं ना, EMF इज इक्वल टू भी लिखते हैं क्या I इंटू R, कभी कभी ऐसे लिखते हैं, है ना, EMF इज इक्वल टू I। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या EMF इक्वल टू, तो EMF इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I तो ठीक है, यहाँ पर R को क्या लिखेंगे, रो एल डिवाइडेड बटे एरिया। इन एनी वायर रो ए आई इलेक्ट्रिक करंट आर कांस्टेंट होगा, ये क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो EMF इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, EMF इक्वल टू इसको लिखेंगे रो ए
रो ए इंटू क्या लिखेंगे एल। तो ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिखेंगे एल। तो ईएमएफ इक्वल टू क्या लिख देंगे फाई इंटू एल, ऐसे लिख सकते हैं। और V इज इक्वल टू फाई इंटू एल लिख सकते हैं। फाई इज इक्वल टू लिखेंगे V डिवाइडेड बटे एल, या क्या लिखेंगे फाई इज इक्वल टू लिखेंगे ईएमएफ बटे एल। ये फाई है क्या, ये फाई को क्या बोलते हैं, तो फाई को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। काफी इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल ग्रेडियंट। लेंथ के अकॉर्डिंग पोटेंशियल माप रहा है कि नहीं। ये जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है या ईएमएफ है, अकॉर्डिंग टू लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो लेंथ के अकॉर्डिंग ये मेजरमेंट करता है। तो फाई इज इक्वल टू यहाँ पे जो रिजल्ट आया है वो V बटे एल दिया। फाई इक्वल टू हमने लिखा है V बाई एल। तो फाई को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट और इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो वोल्ट पर मीटर हो जाएगी, है ना। इसकी यूनिट वोल्ट मीटर -1 ऐसे लिखा जाता है। अब फाई का एक और रिजल्ट हो सकता है, देखो फाई का एक और रिजल्ट हो सकता है। क्या रिजल्ट हो सकता है जरा देखिएगा, यहीं पे करते हैं क्या। फाई इज इक्वल टू आई रो डिवाइडेड बटे क्या एरिया। ये भी हो गया ना फार्मूला, अगर ये दिया हुआ तो फाई किस बात पर डिपेंड करेगी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसको मिटा दें, इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको ले लो। तो पोटेंशियोमीटर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करने को आता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट किन बातों पर डिपेंड करती है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गई एरिया हो गई। अगर आई एंड रो क्या है कांस्टेंट है तब, है ना। तो फाई जो 1 है और जो फाई 2 है वो किस बात पर डिपेंड कर रहा है A2 डिवाइडेड बटे A1। इसको लिखते हैं हम लोग क्या पाई और R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे पाई R1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा फाई 1 डिवाइडेड बटे क्या हो गया फाई 2 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बटे R1, इसका क्या होगा स्क्वायर होगा, है ना। फाई 1 डिवाइडेड बटे फाई 2 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बटे R1 और इसका आप लिखेंगे स्क्वायर। कोई डाउट नहीं। तो अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें, पोटेंशियोमीटर का डायग्राम अगर आपको देखना है तो आप कैसे देखेंगे, इसमें 2 तरह का सर्किट होती है। इसमें सर्किट जो होगी वो 2 तरह की होगी, एक प्राइमरी सर्किट होगी और दूसरी होगी सेकेंडरी सर्किट। तो प्राइमरी सर्किट रेफरेंस हो गया जिसके माध्यम से आप सेकेंडरी सर्किट में अननोन क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे। सपोज दैट इसमें क्या होता है कि पहली तो एक बहुत बड़ा इस तरह से यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ईएमएफ लिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इस तरह से एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसको हम लोग रियोस्टेट बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो ई हो गया यहाँ से यहाँ तक एक बड़ा सा ये जो है ए, एक बहुत बड़ी ऐसे वायर लेते हैं, ऐसे बहुत बड़ी वायर, और ये कहाँ तक चली गई बी। और ई हो गया आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये हो गया आपका प्राइमरी सर्किट जिसको बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। और दूसरा जो ये है ना, ये इसमें लगा दिया जाता है माइनस प्लस, जैसे E1 है E1, और यहाँ पर एक जोड़ दिया जाएगा क्या है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर जोड़ा जाएगा और यहाँ से इस तरह से पॉइंटर अपने हिसाब से, जैसे ये J2 हो गया, ये J1 हो गया, तो अपने हिसाब से लेंथ को शिफ्ट करेगा। और वो जैसे जैसे होगा, इसे मान लें कि यहाँ पर सिर्फ अभी क्या है ऐसे, तो अब यहाँ पर लेंथ जो है अपने अकॉर्डिंग शिफ्ट करेगा। जैसे L1 लेंथ है मान लीजिए,
यहाँ पर ईएमएफ एक सेल लगा हुआ है, तो उसके चलते क्या है कि यहाँ पर जे पर जाके यहाँ पर आया तो गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो ये हो गया सेकेंडरी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट। अब इसमें क्या है, इसमें पोटेंशियल है। अब ये पोटेंशियल जो है इस सेल के अकॉर्डिंग क्या करेगा, मेजरमेंट करेगा। तो जो सबसे पहला हम लोग जब पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या, कैलकुलेशन या कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। दो ही सेल्स का नहीं कर सकते हैं आप, कई सेल का कर सकते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे सेल हैं जिनका ईएमएफ का आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो सबसे जो पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल्स। इसमें कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल्स। तो हम दो सेल्स का ईएमएफ को हम लोग कंपैरिजन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया था, यहाँ पर एक बड़ा सा इस तरह से माइनस प्लस सेल लिया था और यहाँ पर इस तरह से रियोस्टेट फिट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक बड़ा सा कॉइल लिया, ये हो गया रियोस्टेट, ये हो गया पॉइंट। अब इसका काम क्या है, इसका काम है सर्किट में करंट को कंट्रोल करना, इसका काम है। ये है गया आपका ए, ये हो गया आपका बी। ये काफ़ी लंबा वायर है। अब यहाँ से हम एक सेल निकाल देते हैं इस तरह से, ठीक है। फिर एक और सेल निकाल देते हैं ऐसे, ये भी सही है। और भी सेल निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमने दो सेल लेकर चल रहे हैं, दो सेल कंसीडर किए ऐसे। अब यहाँ पे ऐसे ऐसे, ये हो गया। अब यहाँ पे जो मैंने दिया है 1 2 3 और यहाँ से आपको गैल्वेनोमीटर फीड करना है ऐसे, गैल्वेनोमीटर ऐसे। अब यहाँ से गैल्वेनोमीटर को आप क्या करते हैं, यहाँ जा सकता है, ये यहाँ जा सकता है, ठीक है। जब हम लोग कनेक्शन बदलेंगे, जैसे 1 से 2 और 1 से 2 को फिर डिस्कनेक्ट कर देंगे, फिर 2 से 3 को कनेक्ट करेंगे, तो इस तरह से अपने हिसाब से पोजीशन क्या करेगा, चेंज करेगा और उसमें हम लोग नाम लिख सकते हैं। अब जैसे प्लग है तो इस प्लग को 1 और 2 प्लग्स को हम लोग क्या करते हैं, फिट करते हैं। तो 1 और 2 प्लग को अगर हम फिट करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है ना। when प्लग 1 और 2 को कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करेंगे, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो जैसे इसको कनेक्ट किए तो ये सर्किट बन गया कि नहीं बन गया, ऐसे। नाउ बैलेंस पॉइंट एट J1। बैलेंस जो पॉइंट है वो कहाँ मिल रहा है, J1 पर मिल रहा था। ये पॉइंट जो है वो J1 हो गया। यहाँ पर लंबाई कितना हो गया, L1 हो गया। ये L1 लंबाई है, देख रहे हैं, समझ में आया? कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो बैलेंस जो पॉइंट है वो उतना हो गया। तो बैलेंस लेंथ जो है AJ है, A और J इसको हटा दें बच्चों। नाउ बैलेंस लेंथ एट AJ, दिस इज AJ। Now balance length at AJ इज इक्वल टू क्या है, L1। AJ1 इज इक्वल टू L1। सो आप ऐसे लिख सकते हैं E1 इज इक्वल टू 5 L1। इसमें कोई डाउट नहीं है, हम ऐसा पढ़ चुके हैं। अगेन प्लग
अगेन प्लग 2 3, अब 2 3 को करते हैं तो इसको हटाना पड़ेगा ना, इसको हटा दिए। अब इसको कनेक्ट करते हैं, इसको जब कनेक्ट करेंगे तो नाउ बैलेंस पॉइंट एट J2, नाउ बैलेंस point at J2, so balance length AJ2 is equal to L2, AJ2 is equal to L2, तो यहाँ पर लिखेंगे E2 is equal to phi L2 और इसको लिखेंगे B। तो फ्रॉम A एंड B और A से B से अब देखा जाए तो क्या मिलेगा, E1 डिवाइडेड बटे E2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2, और ये काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यानी कहने का मतलब है कि E1 E2 इज इक्वल टू L1 और L2, ऐसे हो गया, ऐसे E1 बटे E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। आप लिख सकते हैं क्या, E1 इक्वल रेशियो E2। नाउ फॉर सिमिलरली, नाउ अब बहुत सारे को लिख सकते हैं, E1 रेशियो, E2 रेशियो, E3 रेशियो, E4 रेशियो, इस तरह से आप लिख सकते हैं L1 L2 L3 L और 4, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लिख सकते हैं, ऐसे आप कर सकते हैं। तो मैंने आपको दो सेल को कंपेयर करके दिखाया है। ओके, तो पहला हमने एप्लीकेशन देखा कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स, मैंने ईएमएफ्स का क्या किया ना, कंपैरिजन। ओके, अब इसको बच्चों मिटाते हैं, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते। अब हम पढ़ने जो जा रहे हैं वो है क्या, कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सेल, इंटरनल कैलकुलेशन करना है क्या, कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, है ना, कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो इसका भी आपको जो सर्किट बनता है कुछ ऐसे ही है, इसमें हो गया ये मेन सर्किट बना रहे हैं, माइनस प्लस, और यहाँ पर हो गया ईएमएफ, इस तरह से है। यहाँ पर रियोस्टेट है, ओके, ये हो गया RH, ओके, ये हो गया, ये हो गया A, ये क्या हो गया, ये हो गया B, A और B हो गया। अब यहाँ पे एक सेल लगेगा, एक सेल ऐसे, यहाँ पर इसको मान लेते हैं डैश, इसको मान लेते हैं E, ओके, माइनस प्लस, और यहाँ से फिट करते हैं क्या, यहाँ पर फिट कर देते हैं गैल्वेनोमीटर ऐसे, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसको हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, RB, इसको ले लिए, यहाँ पर एक ऐसे की लगा देते हैं, क्लियर, और इसको हम लोग यहाँ से जोड़ देते हैं। ये G है, गैल्वेनोमीटर है, A और B हो गया। तो सबसे पहले काम करते हैं इसमें कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, इसमें सेल में, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी है R, ठीक है। तो आप लिखते हैं क्या इसमें कि E इज इक्वल टू V प्लस R, यानी ऐसे लिखते हैं
V इज इक्वल टू माइनस आई आर, आप ऐसे लिखेंगे इसको, इस तरह से आप लिखते हैं। क्लियर? तो E बराबर क्या लिख सकते हैं? E इज इक्वल टू V प्लस आई आर लिख सकते हैं, यानी R इज इक्वल टू जो आप लिखेंगे यहाँ पर, वो लिखेंगे आपको E माइनस V डिवाइडेड बटे I, इतना लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? ओके। अगेन इसमें अगर हम V की बात करें तो V इजकल टू क्या लिखते हैं? आई आर लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर लिखते हैं I का वैल्यूज तो I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बटे R। अब इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो स्मॉल जो R है वो मिलेगा आपको E माइनस V डिवाइडेड बटे कैपिटल R। इसको थोड़ा सा और अच्छे ढंग से सजा देते हैं, तो स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस V डिवाइडेड बटे V और इनटू क्या होगा बच्चों? R। तो स्मॉल r इक्वल टू E डिवाइडेड बटे V माइनस V डिवाइडेड बटे V इनटू हो गया R। तो इसको लिखेंगे E डिवाइडेड बटे V माइनस 1 इनटू R। इसमें कोई डाउट? इसमें आपको कोई डाउट है? नहीं। इसमें अगर आपको डाउट नहीं है तो अब बातें क्या मैं लिख रहा हूँ जरा समझिएगा। ईएमएफ को हम लोग लेंथ के हिसाब से कंपैरिजन करते हैं, ये आपको जानकारी है, ये आपको पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि व्हेन की इज ओपन, सही है, व्हेन की इज ओपन, व्हेन की इज ओपन, अगर की को ओपन करते हैं बच्चों तो ध्यान देना, इसको हमने ओपन करते हैं तो इधर से तक कुछ नहीं होगा, ये सर्किट नहीं बनेगी। सर्किट कौन बनेगी? या यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जाएगी, तो ये होगा आपको बैलेंस पॉइंट L1, इसका नाम हुआ J1। तो सर्किट कौन बन रही है? ये वाली सर्किट बन रही है, देखो ऐसे, चूंकि ये ओपन है तो ये काउंट नहीं होगा, सही है। चलो, व्हेन की इज ओपन सो बैलेंस पॉइंट at J1, now balance length, now balance, जो बैलेंस लेंथ है वो क्या हो गया? A J1 इज इक्वल टू L1, तो E जो होगा वो 5 हो गया और L1 हो गया। कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब क्या है कि नाउ अब की को क्या करते हैं? क्लोज करते हैं, की को क्लोज कर दिए। नाउ की इज क्लोज्ड, तो अब क्या है कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आएगी, पोटेंशियल डिफरेंस। तो बैलेंस जो पॉइंट है, बैलेंस पॉइंट एट कहाँ चला जा रहा है बच्चों? J2 के पास चला जा रहा है। तो बैलेंस लेंथ कितना होगा? बैलेंस जो लेंथ है, बैलेंस लेंथ वो मिल जाएगा आपको A J2 L2, तो V इजिकल टू क्या होगा? 5 और L2। तो अब यहाँ पर देखो क्या चाहिए हमको? E बटे V चाहिए, तो आप क्या करो? E डिवाइडेड बटे V कर दो, तो क्या मिलेगा बच्चों? 5L1 5L2, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो E डिवाइडेड बटे V इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2। दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ऐसा हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अब इसको मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लेते हैं सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट अगर सेकंड से बात करते हैं तो हमको क्या मिल रहा है? एक इंटरनल रेजिस्टेंस में और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में हमको एक रिलेशन मिल रही है। ये समझ में आ रही है बात आपको? इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में हमको एक रिलेशन मिल रहा है। इसको मिटाते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं।
तो अब हम बात जो करने वाले हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या बात करते हैं भाई, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या इक्वेशन है आप देख रहे हैं, स्मॉल r इज इक्वल टू, इसके बदले ये रखिए L1 डिवाइडेड बटे L2 माइनस 1, ओके, और इंटू कैपिटल R, ये हो गया रिजल्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं L1 माइनस L2 इंटू R डिवाइडेड बटे L2। याद रहे इसमें कि जो L1 होगा वो हमेशा L2 से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि R जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए ना। तो ये हो गया आपको रिलेशन बिटवीन स्मॉल r एंड कैपिटल R विथ लेंथ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है ना, बोर्ड में भी पूछता है, और जो बच्चे नीट का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको हटाते हैं। अब यहाँ पर देखो, अब हम लोग को करना है क्या, एक और फार्मूला डिराइव कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत कम पूछता है ना। ये फार्मूला है कंपैरिजन ऑफ टू रेजिस्टेंसेस, कंपैरिजन ऑफ टू रेजिस्टेंसेस, कंपैरिजन ऑफ टू रेजिस्टेंसेस। तो इसमें पहले तो आप जो सर्किट है वही सर्किट रहेगी पहले वाले हिसाब किताब। ये हो गई प्राइमरी सर्किट जिसमें सेल ईएमएफ है, और यहाँ पर एक रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, और यहाँ से आपको मिलेगा एक बहुत बड़ा वायर जो यहाँ तक जाएगा, और इसको एक पॉइंटर से क्या करते हैं, सेटअप करते हैं। तो ये हो गई आपको B, और यहाँ पर हो गई A। क्लियर। अब आपको क्या करना है, फिट करना है दो रेजिस्टेंस। तो एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ओके, और इसी तरह से लाइन बढ़ा दिए, और एक रेजिस्टेंस का कर दिए, थोड़ा सा और नीचे कर दो भाई, उसको दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर है, और फिर एक यहाँ पर है, और यहाँ पर एक बना दिए क्या, कनेक्शन। तो ये हो गया R1 और ये हो गया R2। क्लियर। और इसके बाद ये हो गई, यहाँ पर भी एक कनेक्शन लगा दिया, और एक कनेक्शन लगा दिया हमने, नीचे लिख दीजिए R1, यहाँ पर लिख दीजिए R2, और यहाँ पर लगा दिए गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन, इसे निकाल लीजिए, ऐसे हो गया। और इन सभी को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक पोटेंशियल लगाना पड़ेगा V, और यहाँ से लेकर और जोड़ना होगा कहाँ तक, यहाँ तक। ऐसे हो गया, भी जोड़ दिया हमने। अब यहाँ पर जो कनेक्शन है इसका 1, 2 और 3, तो काफ़ी सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक हो गया, एक यहाँ हो गया, ये J2 और ये J1, हम नाम लिख देंगे। ये हो गया आपका L1, और ये हो गया आपका L2, J1 J2। तो अब यहाँ पे जो हम लोग बात करने वाले हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो कैसे आपको लेंथ के ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये तो आप जानते ही हैं।
इसमें तो आपको कोई डाउट है ही नहीं, ये तो आपको जानकारी है कि लेंथ जो है वो रेजिस्टेंस के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होती है। जैसे कि आप पढ़े हुए हैं, इसको हटा देते हैं ना, जैसे कि R इज इक्वल टू रो है और L डिवाइडेड बाय क्या है, एरिया है, तो R और L हो गया है ना। तो R इज इक्वल टू यहाँ में हो गया क्या, 5 इंटू L। तो अब क्या करते हैं कि व्हेन प्लग 1 and 2, 1 और 2 की बात करते हैं, तो इसको जब कनेक्ट करेंगे इसको, तो ये तो सर्किट में नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ सर्किट और ऐसे घूमते हुए ये 2 है, ऐसे घूमते हुए बैलेंस पॉइंट J1 मान लिया। क्या माना हुआ है, J1, बैलेंस पॉइंट J1। तो बैलेंस जो पॉइंट है, बैलेंस पॉइंट वो है आपको J1 है, एंड बैलेंस जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, जरा समझिए। बैलेंस जो लेंथ है वो हो गया J1 इज इक्वल टू L1, J1 इक्वल टू L1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, R1 इज इक्वल टू 5 और यहाँ पर बन जाएगा L1, इसका नाम हो गया फर्स्ट। गुड आउट, R1 इज इक्वल टू 5 और ये हो गया L1, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या है, दूसरा है कि व्हेन प्लग 2, 3 वर्क करता है, तो बैलेंस जो पॉइंट है, बैलेंस पॉइंट क्या है, J2, एंड बैलेंस लेंथ J2 और ये हो गया L2। तो जैसे आप इसको कनेक्शन हटा देते हैं, ये कनेक्शन हट गया और इसको यहाँ से हम जोड़ दिए ये वाला, तो ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गया। देखो सर्किट यहाँ से स्टार्ट हो गया और यहाँ तक चली जाएगी, है ना। तो ये सारा पार्ट होगा। तो इधर से L2 आएगा और इधर से R1 प्लस R2 आएगा, है ना। सो यहाँ पर लिख सकते हैं कि R1 एंड R2 आर इन सीरीज आता है, देख रहे हैं, आर इन सीरीज। तो क्या लिखना होगा, इसको मिटाते हैं और अब क्या लिखेंगे ये समझिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 5 और हो गया L2। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मानते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ पर लिखेंगे R1 प्लस R2 डिवाइडेड बटे R1 इज इक्वल टू 5L2 डिवाइडेड बटे क्या हो गया 5L1। ये 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ पर जो मिलेगा वो क्या होगा ये समझो पहले। अब यहाँ देखो भाई, ये हो गया क्या R1 डिवाइडेड बटे क्या हो गया R1 अब प्लस R2 डिवाइडेड बटे R1 इज इक्वल टू L2 डिवाइडेड बटे L1। तो यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस R2 बटे R1 इज इक्वल टू L2 डिवाइडेड बटे L1। तो यहाँ पर मिलेगा क्या R2 डिवाइडेड बटे R1 इज इक्वल टू L2 डिवाइडेड बटे L1 और -1। तो यहाँ पर मिलेगा R2 डिवाइडेड बटे R1 इज इक्वल टू L2 माइनस L1 डिवाइडेड बटे L1। यानी आप ऐसे लिख सकते हैं R1 डिवाइडेड बटे R2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बटे L2 माइनस L1। इस तरह से रेजिस्टेंस का रिलेशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लोग जो बात किए वो पोटेंशियोमीटर के बारे में बात किए
और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पोटेंशियोमीटर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के लिए। जो 12th बेस्ट जितनी भी एग्ज़ाम होती है उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है पोटेंशियोमीटर। तो आज हम लोग लेक्चर पोटेंशियोमीटर का किए हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 का ये लास्ट लेक्चर है। तो मेरा विश्वास है कि आप करंट इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो 12th बेस्ट एग्ज़ाम है। तो आज का लेक्चर में पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।